हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए कहानी सियाह आवाजें अंधेरों की का अगला भाग लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आती रहूं तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले भाग में आपने सुना आशिता किचन में होती है जब एक बार फिर उसे ऊपर से आवाजें सुनाई देती है। इस बार किसी बच्चे की। कबीर और वेद भी वहां पहुंचते हैं। वेद जोर देकर उनसे पूछता है कि माजरा क्या है, तो वो उसे सियाह की कहानियों में फंसे होने की बात बताते। फिर वो ऊपर ले जाकर उसे वह किताब भी दिखाते हैं। आशिता की गैर मौजूदगी में वेद और कबीर के बीच कुछ बातें होती है और वेद उसे आश्वस्त करता है कि उन दोनों के बीच जो भी था वो अब अतीत है। वो शायद अपनी बेटी के बारे में भी कुछ अस्पष्ट सा बोलता है। फिर वो चेक करने के लिए नीचे जाता है तो यह अजीब बात पता चलती है कि उसके सब इंस्पेक्टर की लाश गायब है। वेद को अब उस घर पर और कबीर को वेद पर शक होता है। वेद किचन से आती आवाजों की गुत्थी सुलझा लेता है कि किचन के ऊपर और पहली मंजिल वाले बेडरूम के नीचे एक खोखली जगह है, मगर आशिता और कबीर उसे रोकते हैं। तब वेद उन्हें एक और हौलनाक सच से रूबरू कराता है कि समय रुका हुआ है, कभी सुबह नहीं होगी और वो इसी सब में फंसे रहेंगे। इनसे निकलने का यही तरीका है कि वो इन सब का सामना करें। वो बेडरूम का फर्श तोड़ते हैं और उन्हें एक छोटी सी किसी बच्चे के रहने की जगह नजर आती है। वहां मिट्टी भी बिखरी हुई थी। वहां एक बच्ची की झलक भी दिखती है जो उन सब के पीछे प्रकट हो रही थी। उसकी कहानी जानने को वो तीनों एक बार फिर सियाह की किताब को खोलते हैं। उन्हें वो कहानी शायद मिल जाती है। आशिता कहानी पढ़ने लगी। वेद और कबीर सुन रहे थे। मिट्टी, ये कहानी मेहरा फैमिली की है। अनंत मेहरा ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी थे। अपनी गर्भवती पत्नी निशा के साथ वो एक गांव में पहुंचे। यहाँ उनकी नई नई पोस्टिंग हुई। वहां पहुंचने तक अंधेरा घिर आया था, मगर गांव अब भी कुछ दूर था। दूर बस्तियों से आती जुगनुओं के जैसी रोशनियां दिखाई दे रही। ये वही रोड है ना? अनंत ने गाड़ी चला रहे ड्राइवर से पूछा। जी साहब, ड्राइवर ने जवाब दिया। कौन सी रोड, क्या हुआ? निशा ने पूछा। अरे वो ट्रक बस एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बहुत बड़ा हादसा था। अच्छा वो, हाँ याद आया। अच्छा सुनो, गाड़ी रोको, निशा बोली। पर हम बस आ ही गए हैं निशा, घर अब कुछ ही दूर है बस। नहीं रोक दो प्लीज। अच्छा ठीक है, बोलकर अनंत ने ड्राइवर को इशारा किया और गाड़ी रुक गई। निशा की जो हालत थी उसे बार बार बाहर जाने की इच्छा होती थी। वैसे भी वो लंबा सफर करके आ रही थी जिससे उसे बेचैनी हो रही थी। ज्यादा दूर मत जाना, अंधेरा घिर आया है, अनंत ने कहा। बस यही पास में, बोलकर निशा पास ही लगी झाड़ियों की आड़ में हो गई। और तभी वह बुरी तरह चौंक पड़ी। ये उसका वहम था या सच में उसने किसी नवजात शिशु के रोने का स्वर सुना था। उसने कुछ देर और ध्यान देकर सुनना चाहा। अरे निशा, अनंत ने आवाज लगाई, मगर निशा अब जैसे सुन ही नहीं रही थी। पास ही कोई बच्चा रो रहा था। उसने अपने पति को आवाज दी। अनंत और गाड़ी का ड्राइवर दोनों वहां पहुंचे। पहले तो उन्हें सब निशा का भ्रम लगा क्योंकि वह मां बनने वाली थी। शायद इसीलिए बच्चे से जुड़ा कोई भ्रम हुआ होगा। मगर फिर उन्होंने भी वो ही रोने की आवाज सुनी। अरे हाँ, ये तो कोई बच्चा रो रहा है। वही तो अनंत, पता नहीं कहां। सुनो, गाड़ी की हेडलाइट्स इधर करो, अनंत ने ड्राइवर से कहा। मगर ड्राइवर
अब कुछ डरा हुआ सा लग रहा था। साहब, मेरी बात मानिए तो चलिए यहाँ से, ये खतरनाक भी हो सकता है। गांव का इलाका है, मैडम भी ऐसी हालत में है और अरे अजीब आदमी हो तुम, कोई बच्चा यहाँ रो रहा है और हम कैसे चल दें? जितना कहा है उतना करो, जाओ, अनंत ने डांटते हुए कहा। ड्राइवर जा तो रहा था मगर सशंकित भाव से हर तरफ देखता रहा। कुछ देर बाद उन्हें कुछ दूरी पर भुरभुरी मिट्टी में बिलखता हुआ एक नवजात बच्चा मिल ही गया। उसके शरीर पर एक सूत तक नहीं था। हे भगवान, ये क्या है? बोलकर जल्दी से बिना अपनी परवाह किए निशा झुकी और उस बच्चे को उठा लिया। उसे चुप कराने लगी। अरे रे, ये क्या है? यहाँ ऐसी जगह बच्चा? ये तो तुरंत का जन्मा लग रहा है, अनंत भी हैरानी से बोला। सोचने का समय नहीं। निशा जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ी। अनंत भी उसके पीछे जाने लगे। पीछे उनका ड्राइवर खड़ा उस जगह को दहशत से घूरता रहा जहां से वह बच्चा मिला था। गाड़ी में पहुंचकर निशा ने जल्दी से साफ पानी से उस बच्चे को साफ किया। निशा की एक बेटी और थी जो कि फिलहाल अपनी नानी के पास थी। इस वजह से उसे इन सब का तजुर्बा था। उसने उस बच्चे के नाक, मुंह, कानों को साफ किया। उसे एक साफ नरम कपड़े में लपेटकर खुद से लगा लिया। बच्चा धीरे धीरे चुप हो गया। आपको ये नहीं करना था, तभी ड्राइवर आकर कुछ डरते हुए बोला। निशा ने आगे चढ़ाकर उसे देखा। क्यों क्यों नहीं करना था? वो गुस्से से बोली। मैडम, मैं इसी गांव का हूं, इस गांव के लोगों की हरकतें जानता हूं। खुद ही सोचिए भला, ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो अपने आप ही मिट्टी हटा के ऊपर आ जाए? वो अब भी निशा की गोद में दुब के उस बच्चे को डर से देख रहा था। उसकी बात पर निशा और अनंत ने एक दूसरे को देखा। कहना क्या चाहते हो? अनंत बोला। साहब, मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनिए। ये इस गांव में होता रहता है। ये जरूर डूना है। क्या क्या है? निशा और अनंत एक साथ बोले। डूना, शैतानी बच्चा। बस बहुत हुआ। निशा पूरी तरह बिफर गई। इसी गांव के हो ना तुम, और यहाँ के लोगों की हरकतें भी जानते हो? तब तो ये भी जानते होगे कि ये लोग कितने जाहिल हैं। अनंत देखिए इसे, ये एक बच्ची है, एक लड़की। वो भारी गुस्से से बोली। ड्राइवर ने सर झुका लिया। हाँ, मैंने सुना है इस गांव के बारे में। लड़की पैदा हुई, दूध के बर्तन में डाल दो। भगवान अगली बार लड़का बनाकर भेजेंगे। खेतों में दबा दो, बलि के लिए, है ना? इससे अच्छी फसल होगी। और कुछ नहीं हुआ तो पीछा तो छूटेगा ही ना लड़की की जिम्मेदारी से, है ना? और अब तुम एक कदम और आगे बढ़ गए। ये शैतान है। शर्म नहीं आती किसी मासूम सी जान के बारे में ये सब बोलते हुए? वो गुस्से से हिलने लगी। अनंत ने उसे शांत कराया। ठीक है, हम करते हैं कुछ, तुम शांत रहो। अभी ऐसी हालत में तुम्हारा इतना गुस्सा करना ठीक नहीं। अनंत, ये तुरंत की जन्मी बच्ची है। पक्का इसी गांव का कोई इसे यहाँ ठिकाने लगा रहा होगा। हमें आता देख लिया होगा तो औना पौना काम छोड़कर भाग गया। तभी ये मिट्टी की सतह पर ही मिली हमें। निशा फिर गुस्से से बोली। अच्छा ठीक है, हम इसे फिलहाल अपने साथ ले चलते हैं, फिर सोचेंगे कि क्या करना है, अनंत ने कहा और ड्राइवर के चेहरे का रंग और भी उड़ गया। सर लेकिन, अरे अब चलो भी। निशा ने उस बच्ची की अच्छी तरह देखभाल की, लेकिन अगले दिन से बहुत से गांव के लोग उससे मिलने आने लगे। कई स्थानीय लोगों ने उसे समझाया कि वह गलत कर रही है, पता नहीं वह बच्ची किसकी है। कुछ लोगों ने तो उसे खुलकर डूना के बारे में बताना चाहा, तो निशा ने उन्हें घर से ही निकाल दिया। एक रात उनके घर में चोर घुसा। कम से कम उन्हें तो यही लगा था जब तक उस चोर ने उस बच्ची की जान लेने की कोशिश नहीं की थी। निशा और अनंत समझ गए थे कि बच्ची को अनाथालय छोड़ना भी जोखिमपूर्ण है। यह अंधविश्वासी लोग वहां भी उसकी जान लेना चाहेंगे। इसे वहां कौन बचाएगा? इस तरह अनंत और निशा ने उस बच्ची को गोद लेने का फैसला कर लिया। उनकी 4 वर्ष की एक बेटी पहले से थी,
इस बच्ची का नाम उन्होंने सांझ रखा, जो कि मिली भी उन्हें शाम के वक्त थी। वक्त आने पर निशा ने बेटे को जन्म दिया। इस तरह अब तक तो वो माता पिता और 3 बच्चों का एक खुशहाल परिवार थे। मगर अब जल्द ही चीजें बदलने वाली थी। सांझ बड़ी जो हो रही थी। वो 5 साल की हो चुकी थी। उनका पुराना बूढ़ा पालतू कुत्ता मर चुका था, लेकिन अब घर में जो भी नया पालतू जानवर या पक्षी आता वो टिक नहीं पाता। वो अगले दिन ही अजीब सी मृत अवस्था में मिलता। सांझ भी कुछ अजीब सी थी। उसने स्कूल जाना तो शुरू कर दिया, लेकिन स्कूल में किसी से भी उसकी दोस्ती नहीं हुई थी। सभी को वो कुछ अजीब और साथ ही डरावनी भी लगती। बच्चों का धूल मिट्टी में खेलना आम बात थी, लेकिन सांझ तो जैसे अक्सर मिट्टी में लोट लगाया करती थी। निशा उसे डांटती, मगर उस पर कोई असर नहीं होता। धीरे धीरे उसके कमरे में भी मिट्टी मिलने लगी। उसके भाई बहन भी उससे कतराने लगे। एक रात अनंत घर पर नहीं थे जब कुछ बदमाश घर में घुस आए। हुआ ये था कि एक दिन पहले उनके घर के नौकर ने ही बाहर कहीं बात बात में बक दिया था कि निशा के भाई की शादी है। घर में फिलहाल काफी सारे कीमती जेवर वगैरह हैं जो वो लेकर शादी में जाने वाली है। बस वो लोग उसकी बात सुनकर घर में घुस आए, लेकिन घर में जाग हो गई और वो चोर भी हड़बड़ा गए। निशा उठ गई थी और उनसे उसका आमना सामना भी हुआ। कुछ देर बाद उनमें से एक ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों बच्चे भी उसके पास बैठकर रोने लगे, मगर उन चारों को नहीं मालूम था कि उस घर में एक तीसरा बच्चा भी है और वो उनकी करतूत देख चुका था। वो भी हड़बड़ा गए थे कि उनकी पोल खुल गई थी। वो सभी बाहर को भागे। अभी वो बगीचे में ही थे जब उनमें से एक वहीं गिर गया। दूसरे ने पलट कर देखा और उसके भी होश फाख्ता हो गए। गीली क्यारी से निकलकर एक छोटे से हाथ ने उसके साथी का पैर पकड़ा हुआ था, जिससे वो गिर गया था। वो हाथ भी मिट्टी में सना हुआ था। धीरे धीरे हाथ के साथ ही जमीन से उभरा एक सर भी, एक छोटा सा किसी बच्चे का सर। वह दृश्य देखकर चोरों की हालत पतली हो गई। उसने अपने साथी को उठाया। वो जैसे ही भागने को हुए, उनके सामने जमीन से भी वही सर निकल आया। वो पगलाने लगे। ऐसा कैसे संभव था? वो जमीन थी कि पानी? इतनी आसानी से कैसे वो बच्चा उसमें कभी गायब हो जाता तो कभी सर उठाकर देखने लगता। कुछ देर बाद सर के साथ साथ वो पूरा बच्चा ही बाहर निकल आया, जो कि एक लड़की थी। वो रेंगते हुए उनकी तरफ बढ़ रही थी और वो गला फाड़कर चिल्ला रहे थे। वो भयानक था। लग तो वो सामान्य बच्ची ही रही थी, मगर उसकी आंखों की पुतलियां गायब थी। पूरी आंखों का रंग ही अजीब मटमैला मिट्टी जैसा था। अगली सुबह उन चोरों की लाश मिली। उनके पूरे शरीर को कई जगह से तोड़ा गया था, जिसका मतलब किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था। निशा और उसकी बड़ी बेटी ने भी बताया था कि चोर घर के मुख्य दरवाजे से भागे। पुलिस का जोर छत की तरफ था। शायद वो वहां से गिर गए हों। एक यही थ्योरी उनकी हालातों पर फिट बैठती थी। लेकिन तभी निशा के बेटे ने सबको चौंकाते हुए ये बताया कि ये काम सांझ दीदी का था। उसने खिड़की से देखा था और सांझ पूरी तरह मिट्टी में लिपटी हुई थी। सबको वो किसी बच्चे की कहानी लगी, लेकिन अब निशा का माथा ठनका। इतने दिनों से सांझ का अजीब व्यवहार, और भला बच्चा झूठ क्यों बोलेगा? सांझ को ही लेकर क्यों बोलेगा? सांझ से पुलिस ने पूछताछ की। उसने कहा कि रात को वो अपने कमरे में सो रही थी। निशा जानती थी कि तब सांझ झूठ बोल रही थी। निशा एक बार फिर उसी गांव में पहुंची, वहीं जहां सांझ उन्हें मिट्टी में दबी मिली थी। तब अनंत की यहाँ पोस्टिंग हुई थी। निशा ने अपने उस ड्राइवर के बारे में पूछा। पता चला उसकी मौत तभी हो गई थी। उसने और बात करनी चाहिए, मगर उसके परिवार ने उससे ज्यादा बातचीत नहीं की। फिर निशा ने देखा कि ड्राइवर की पत्नी उसे इशारा कर रही थी कि वो बाद में आकर उससे बात करेगी। निशा वहां से लौट गई। पता नहीं ये उसका वहम था या वाकई गांव के लोग
आते जाते उसे घूम रहे थे। मगर क्यों? इस क्यों का जवाब उसे आधी रात को मिला, जब उस ड्राइवर की पत्नी उससे चुपचाप मिलने उसके गेस्ट हाउस में आई, जहां वो ठहरी थी। उसने जो बताया वो सुनकर निशा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उस गांव का इतिहास। सामान्य ग्रामीणों के पहले वहां एक ऐसी जाति थी जो जंगलों से आई थी। उनके पास एक प्राचीन विद्या थी जिसे वो तंत्र मंत्र के जरिए अंजाम देते थे। वो था टूना, एक तरह के शैतानी बच्चे का जन्म। समय के साथ साथ वो लोग खत्म हो गए। इस तरह के सच्चे तंत्र प्रयोगों का दौर भी लग गया। लेकिन गांव के लोगों को यकीन था कि आज भी उस जाति के कुछ लोग बचे हुए हैं। वो अपने बच्चों को इस तरह के प्रयोगों की शिक्षा भी दे रहे हैं। निशा ने पूछा कि ये डूना ठीक ठीक है क्या भला? इस पर ड्राइवर की पत्नी ने बताया कि वो ऐसे बच्चे होते हैं जो लाश से जन्मते हैं। इसके लिए उन तांत्रिकों को चाहिए होती है एक औरत की लाश जो कि गर्भवती ही मर गई हो। वो उसे याद दिलाती है कि जब निशा और अनंत इस गांव में आए थे उसके पहले यहाँ एक बड़ा ट्रक बस एक्सीडेंट हुआ था। बस में बैठी सवारियों में कुछ ही लोग बचे थे। उनमें एक युवक भी था जो अपनी पत्नी के साथ शहर जा रहा था। वो हल्ला मचाने लगा कि उसकी पत्नी का शव गायब है, वो मां बनने वाली थी। ये उन्हीं डूना तांत्रिकों की हरकत थी। वो ऐसी औरतों की तलाश में रहते थे। जरूर वो लाश उन्होंने ही चुराई थी। फिर वो ऐसी औरतों पर तंत्र क्रियाएं करके उन्हें जमीन में गहराई से दबा देते थे। उस औरत का शरीर तो गलने लगता, मगर उसके अंदर पलता बच्चा जी उठता। वो अपनी माँ के शव से ही सारी शक्तियां सोखता और विकसित होने लगता। हड्डी, मांस, रक्त सब कुछ वो अपनी माँ के शरीर से ही लेता है। धीरे धीरे माँ का शव भी खुद ब खुद जमीन में ऊपर आने लगता है। इतना कि जब बच्चा जन्मता है तो वो लगभग जमीन की सतह पर होता है। वो सुनकर निशा सन्न रह गई। सांझ भी तो उन्हें वैसे ही मिली थी, भुरभुरी मिट्टी में। इसका मतलब वो वही है, एक डूना। आगे ड्राइवर की पत्नी उसे बताती है कि उसके पति को शक था कि बस एक्सीडेंट में मारी गई उस गर्भवती युवती की लाश जरूर इन डूना तांत्रिकों ने चुराई है। और जब वो बच्ची उन्हें मिली तो वो समझ गया कि वो डूना हो सकती है। निशा को याद भी आया कि तब उस ड्राइवर ने और बाद में गांव के लोगों ने उसे आगाह करने की बहुत कोशिश की थी, मगर जैसी इस गांव से जुड़ी घटिया कहानियां फैली हुई थी, वो भला कैसे यकीन करती। आगे ड्राइवर की पत्नी ने बताया कि निस्संदेह इस गांव में नवजात बच्चियों के साथ गलत किया जाता है, भ्रूण हत्या जैसी चीजें होती है। लेकिन ये मामला बिल्कुल अलग है और सांझ एक डूना है। उसका ड्राइवर पति बाद में उस जगह पर गया था। अपने संदेह की पुष्टि के लिए उसने वहां से मिट्टी भी उठाई थी जिसकी वो जांच कराना चाहता था, मगर लौटते वक्त किसी वाहन ने उसे टक्कर मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके पास से मिट्टी भरी एक पोटली भी बरामद हुई। लोग समझ गए थे कि ड्राइवर की मंशा क्या थी और वो उसकी मौत को भी टूना के श्राप से जोड़कर देख रहे थे। आगे निशा ने पूछा कि उसका पति उस मिट्टी की जांच किससे कराता। जवाब में ड्राइवर की विधवा ने उसे एक व्यक्ति का पता बता दिया जो कि इन सब का जानकार था। उसकी पत्नी ने यह भी बताया कि पहले तो लोग निशा को खतरे के प्रति सचेत कर रहे थे, मगर जब वो उस बच्ची को लेकर गांव से चली ही गई तो गांव वालों को भी लगा कि चलो बला टली, इसलिए वो अब उससे कतरा रहे हैं। उसके बाद निशा उस व्यक्ति से भी मिली जो उस ड्राइवर की मदद करने वाला था। उसने बताया कि सांझ अभी बच्ची है, मगर वो जैसे जैसे बड़ी होगी और भी ताकतवर होती चली जाएगी। उसने निशा से कहा कि वह सांझ को उन्हें सौंप दे और तब तक वो सांझ को मिट्टी से दूर रखे। इससे उसकी ताकतें काबू में रहेंगी। उसे मिट्टी से ही ताकत मिलती है। निशा हैरान थी, कैसी ताकतें? इस पर उस व्यक्ति ने बताया कि डूना का अर्थ होता है मिट्टी की डायन और सांझ वही है। निशा घर तो आ गई, लेकिन वह अब भी सदमे में थी। तो क्या
इतने दिनों तक वह और उसका परिवार एक डायन के साथ रह रहा था। उसके मासूम बच्चे एक डायन को अपनी बहन मानते थे और उसने खुद भी तो कितने जतन से उसका पालन पोषण किया था। कभी कोई फर्क ही नहीं रखा उसमें और खुद के बच्चों में। जब निशा घर पहुंची तो बच्चे उसे याद कर रहे थे, मगर सांझ बहुत उदास थी। वो ठीक से खा पी भी नहीं रही थी। जब निशा उसके सामने आई तो वो दौड़कर उसके पास आई और उससे लिपट गई। निशा ने देखा तब भी उसके नाक पर मिट्टी लगी हुई थी, उसके नाखूनों में भी मिट्टी भरी हुई थी। निशा आंखें पोंछती हुई उठी और उसे गोद में उठा लिया। उसने बच्चों का मनपसंद खाना बनाया। फिर वो डाइनिंग टेबल के पास खड़ी होकर चम्मच से एक कटोरी को बजाने लगी। बच्चे वो आवाज सुनकर बहुत रोमांचित हो जाते थे। खासतौर पर सांझ को ये बहुत पसंद था। वो सभी खाने की मेज पर पहुंचे और निशा उन्हें खुशी खुशी खाना खिलाने लगी। उस रात उसने इस बारे में बहुत सोचा, आनंद से भी बात की। अगर वो सांझ को उन लोगों को सौंप देगी तो वो उसे मार डालेंगे। आखिर वो एक डायन है और कहीं ये गलत हाथों में पड़ गई तब भी विनाश ही होगा। तो क्या करें? बेहतर तो यही होगा कि वो उनके साथ ही रहे, मगर पूरे नियंत्रण में। है तो वो एक बच्ची ही जो कि अपनी शक्तियों और कमजोरियों को नहीं जानती है। तो ठीक है, ऐसे ही सही। उन्होंने अपने तीनों बच्चों के लिए नए कमरे बनवाए, मगर सबसे अजीब सांझ का कमरा था। वो 2 कमरों के बीच बनी ऐसी जगह थी जो बाहर से दिखाई ही नहीं देती थी। सांझ वहां रहती। धीरे धीरे उसका बाहर निकलना निशा ने कम कर दिया और एक समय के बाद तो बंद ही कर दिया। अब ना उसके पैरों के नीचे असली जमीन थी, ना उसका संपर्क मिट्टी से था। उसकी शक्तियां धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगी। वो हवा में बने ऐसे कमरे में थी जो बाहर से दिखता भी नहीं था। निशा उसका ख्याल रखती, साथ ही ये भी ख्याल रखती कि वो बाहरी लोगों, दूसरे बच्चों से ना मिले, क्योंकि वो बाहर गई, मिट्टी के संपर्क में आई तो उसे वापस ढूंढना बनते देर नहीं लगे। एक दिन वो उस कमरे का दरवाजा खुला रह गया। सांझ धीरे धीरे ऊपर आई, क्योंकि माँ देख लेती तो उसे डांट पड़ती। उसने हर तरफ देखा और कोने में उसे एक गमला दिखाई दे गया। वो उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। जल्दी से उस गमले की मिट्टी अपने कमरे के फर्श पर खाली की। अब वो पूरे मजे से उस मिट्टी में लोट लगाने लगी। कुछ देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो पूरी आंखों का रंग मटमैला सा था। वो धीरे धीरे फिर डूना में बदल रही थी। आशिता ने किताब बंद की और बारी बारी से कबीर और वेद को देखा। जहां कबीर के चेहरे पर एक बार फिर डर दिख रहा था, वहीं वेद के चेहरे पर अजीब से भाव थे। उन्हें समझना मुश्किल था। इसका मतलब वो जगह जो उस किचन के ऊपर और इस बेडरूम के नीचे है, वहां वो सांझ रहती है, एक डायन। कहानी तो यही कहती है, वो डूना मतलब कि मिट्टी की डायन है, और हमने वहां नीचे मिट्टी बिखरी हुई भी तो देखी थी ना। वहां कोई नहीं दिखा, न बच्चा न डायन, वेद कुछ रूखे स्वर में बोला। लेकिन अनंत और निशा भी अजीब है। पूरा गांव समझा रहा था कि वो बच्ची गड़बड़ है, वो नहीं माने। और बाद में जो किया, ऐसे खतरनाक बच्चे को अपने परिवार के साथ रखना, कबीर ने कहा। उनका उससे अटैचमेंट था कबीर, कैसे उसे छोड़ देते? आशिता बोली। सही कह रही हो, हर बच्चा नॉर्मल हो जरूरी तो नहीं। कई बार बच्चे अजीब होते हैं और माँ बाप का फर्ज होता है कि ऐसे में उनकी परवरिश उनके अनुरूप करने का। सांझ थोड़ी बोली थी कि आओ मुझे मिट्टी से निकालो, मुझ पर तरस खाओ, मुझे अडॉप्ट कर लो, वेद भुनभुनाते हुए बोला। वो अजीब से मूड में लग रहा था और आशिता ये कुछ कुछ समझ भी पा रही थी। भाई आराम से, मैं थोड़ी सांझ की मां हूं, कबीर विनोदपूर्ण लहजे में बोला। और तुम बन भी नहीं सकते, वेद आंदोलित स्वर में बोला और झटके से उठ खड़ा हुआ। कबीर उसका मुंह देखने लगा। वेद, सब ठीक है? तुम ठीक तो हो? आशिता बोली। वेद ने कुछ नहीं कहा। वो कमरे से बाहर जाने लगा।
और जो ही उसने दरवाजा खोला वो वहीं ठिठक गया। बाहर एक बच्ची खड़ी थी। कबीर और आशिता भी जल्दी से वहां पहुंचे। उन दोनों की ही सिसकारी निकल गई। उस बच्ची के लंबे बाल उलझे हुए से थे। गालों पर, दोनों हाथों पर कुछ मिट्टी लगी हुई थी। वो सांझ ही थी। वो बस सर ऊपर उठाए उन्हें घूर रही थी। मेरी मम्मा कहाँ है? वो बोली और सदमे से आशिता ने मुंह पर हाथ रख लिया। ये वही आवाज थी जिसने कुछ देर पहले उससे पानी मांगा था। कबीर भी डरा हुआ था, लेकिन वेद अजीब तरह से उस बच्ची को देख रहा था। वो उसके सामने घुटनों पर बैठा। हमें नहीं पता वो कहाँ है, पर तुम डरो मत, सब ठीक है। ये आदमी पागल है क्या? डायन से कह रहा है डरो मत। कबीर आशिता के कान में बोला और तभी आशिता की भी चीख निकल गई। सांझ एकदम से गायब हो गई, लेकिन वेद नहीं डर रहा था। अब समझ में आया, वो गायब हो सकती है, इसलिए हमें नहीं दिखी और हमने ही उसे आजाद कराया उस बॉक्स जैसे कमरे से। आशिता आतंकित स्वर में बोली। आशु, आइडिया, वो एक डायन है और बाहर एक वैम्पायर घूम रहा है। ये दोनों आपस में निबट सकते हैं, है ना? कबीर बोला। अरे वो बच्ची है, वेद झटके से उसकी तरफ मुड़ता हुआ बोला। एक तो मुझे ये बताओ कि किस गधे ने तुम्हें इंस्पेक्टर बना दिया? तुम जानते हो ना वो बच्ची असल में क्या चीज है? पूरी कहानी सुनी ना उसकी? कबीर गुस्से से बोला। आशिता ने भी वेद को देखा। कबीर सही कह रहा है वेद, वो उस वैम्पायर से भिड़ सकती है। और तुमने ही तो कहा था ये सब एक गेम की तरह है। जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी हम कहानियों की इस भूल भुलैया से बाहर नहीं आ पाएंगे। वेद उन्हें घूरता रहा। वो बता नहीं पा रहा था कि क्यों उस बच्ची के प्रति उसके मन में अजीब संवेदनाएं जोर मार रही। कैसे उसे बाहर जाने दे? वेद, ये बस एक कहानी है, एक कहानी, और वो लड़की सांझ एक कैरेक्टर है और कुछ नहीं। आशिता उसे समझाती हुई बोली। वेद सियाह की किताब को घूरने लगा। ये साले राइटर्स, ये बस इमोशंस से खेलते हैं लोगों के। ये बताएंगे मुझे कि सांझ विलन है या विक्टिम? वो गुस्से से बोला। तभी फिर किसी ने उसे आवाज दी, पापा। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा। कबीर और आशिता ने एक दूसरे को देखा और तभी कबीर को कुछ याद आया। वेद, तुमने बताया था ना अपनी बेटी के बारे में अभी कुछ देर पहले? कबीर धीरे से बोला। आशिता भी असमंजस से उसे देखने लगी। वो 2.5 साल की थी। उसकी माँ बातों में लगी हुई थी। उसे पता ही नहीं चला बच्ची कब बाहर निकल गई। वो बाहर लॉन में जाकर झूले पर चढ़ने की कोशिश करने लगी और वेद ने आंखें बंद कर ली। कबीर और आशिता समझ गए कि बच्ची को लेकर वेद इतना संवेदनशील क्यों है। आशिता आगे आई और धीरे से एक हाथ उसके कंधे पर रखा। वेद ने नफरत से उसका हाथ परे झटक दिया। इतनी ऊपर से गिरकर कोई मरता है क्या? पर वो नहीं बच पाई क्योंकि उसकी मां को उसका ध्यान ही नहीं आया। गोद ली हुई बच्ची थी ना, पर मुझे तो बाप होने का एहसास उसी से हुआ था। मेरे लिए तो मेरी बेटी ही थी, वो मेरी सारी दुनिया थी। वेद दुख से बोला। तभी नीचे से एक धीमी आवाज आई, जैसे जमीन पर कुछ भारी सा खींचा या सरकाया जा रहा है। वो तीनों चौंक पड़े। वो बाहर आए और सीढ़ियां उतरने लगे। नीचे का नजारा देखकर उनकी सांसें ही रुक गई। सांझ घर के मुख्य दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाजे के सामने कबीर और आशिता ने जो शोकेस लगाया हुआ था वो वहां से हट चुका था। ये क्या कर रही है? कबीर हैरानी से बोला। वही जो वो करती है, उसे मिट्टी चाहिए, वो बाहर जा रही है। आशिता बोली और उसे देखती रही। सांझ बाहर जाने लगी। कबीर और आशिता ने चैन की सांस ली। उन्हें बिना कोई नुकसान पहुंचाए एक खतरा अपने आप टल रहा था, मगर वेद का सोचना कुछ अलग था। नहीं, वो बाहर जा रही है, रोको उसे, रोको। वो आगे बढ़ा, मगर कबीर ने उसे रोक लिया। उसने उसे थाम लिया।
वेद, होश में आओ, वो तुम्हारी बेटी नहीं है, ये बस कहानी है, एक कहानी, इसे गुजर जाने दो। कबीर ने उसे समझाया, मगर वेद अब विक्षिप्त जैसी अवस्था में आ चुका था। बाहर वो शैतान है और वो झूले से गिर जाएगी, मैंने इसीलिए छोड़ दिया था अपनी पत्नी को। वो फिर पागलों की तरह बड़बड़ाया। वो कभी होश में रहता तो कभी अपने अतीत में लौट जाता, जब उसकी बेटी की मौत हुई थी। वेद, वो तुम्हारी बेटी नहीं है, कबीर ने सांझ के लिए कहा, मगर वेद पूरी तरह भड़क गया। उसे लगा वो उसकी बेटी को बोल रहा हो। हाँ, नहीं थी वो मेरी बच्ची, गोद लिया था मैंने उसे, क्योंकि उसकी माँ ने तो उसे छोड़ ही दिया था ना। उसने गुस्से से आशिता की तरफ उंगली दिखाई। आशिता का चेहरा सफेद पड़ गया। कबीर भी मुंह फाड़े उसे देखने लगा। अब तक तो उसे लगा था बात बस इतनी सी थी कि वेद आशिता का एक्स बॉयफ्रेंड था, लेकिन मामला इतना गंभीर भी हो सकता है। उनकी कोई बच्ची भी थी, जिसे बाद में सबकी नजर में वेद ने गोद लिया था। आशिता भरभरा कर सीढ़ियों पर बैठ गई। वो फर्श को घूरने लगी। वेद फिर दरवाजे की तरफ बढ़ा। कबीर सदमे में था, मगर फिर उसने उसे रोकने की कोशिश की। मुझे जाने दो, मुझे मत रोको, मैं इसी लायक हूँ, वो बड़बड़ाए जा रहा था। साथ ही वह बार बार अपनी आंखें मल रहा था, जैसे आंखों में कुछ चला गया हो। वेद, सब ठीक है, हम बात करेंगे, तुम होश में आओ। वेद, तुम एक पुलिस इंस्पेक्टर हो, याद रखो, अपने अंदर के कमजोर पिता को खुद पर हावी ना होने दो। वेद, जोर देते हुए कबीर बोला। वेद अब झुककर बुरी तरह अपनी आंखें मल रहा था। वेद, तुम ठीक हो, देखो तुम। आह! कबीर जल्दी से पीछे हट गया। आशिता ने भी चौंक कर सिर उठाया। वेद! वो भी चीखी। वेद की आंखों का रंग बदल चुका था। वो अजीब मटमैली सी दिख रही थी, कुछ वैसी ही जैसी सियाह की कहानी में सांझ के लिए लिखा था। वेद बिल्कुल स्थिर हो गया। कबीर और आशिता उसे घूरते रहे। वेद के अंदर ये एक कमजोर पक्ष था कि उसने अपनी बेटी खोई थी, और शायद अब इसी के जरिए सांझ ने उस पर काबू पा लिया था। वेद मुड़ा और दरवाजे से बाहर चल दिया। वेद, नहीं! आशिता सुबकने लगी। कबीर को भी बुरा लग रहा था, मगर वेद की आंखें देखने के बाद उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो उसे रोकता। वेद किसी रोबोट की तरह चलता हुआ दरवाजे से बाहर चला गया। बाहर सियाह अंधेरा था। पता नहीं वो इस अंधेरे में कहां गुम हो गया। तभी आशिता भागकर ऊपर गई और टॉर्च के साथ लौटी। वो भी दरवाजे तक गई और टॉर्च से बाहर रोशनी की। सामने जो नजारा दिखा उससे वो दहल उठी। वेद के कुछ आगे ही वो पिशाच खड़ा था। दोनों भिड़ने को बिल्कुल तैयार थे। यही तो योजना थी उनकी भी, कि सांझ नाम की वो डूना इस पिशाच से लड़े, मगर इस तरह वेद को दांव पर लगाकर उन्हें ये मंजूर नहीं था। एक हौलनाक गुर्राहट का स्वर उभरा और कबीर ने आगे बढ़कर उसके हाथ से टॉर्च छीन ली। वो दोनों फिर अंधेरे में खो गए। बस उनके भिड़ंत की आवाजें आती रही। कबीर ने दरवाजा भी बंद कर दिया। फिर बिना आशिता की तरफ देखे वो वापस सीढ़ियां चढ़ने लगा। आशिता भी मुड़कर भारी कदमों से उसके पीछे चल दी। लेकिन कुछ देर बाद कबीर उसे वापस आता दिखा, जिसके हाथ में सियाह की किताब थी। वो हवा के झोंके की तरह आशिता के सामने से गुजरा और किचन की तरफ बढ़ गया। आशिता समझ गई कि वह क्या करने वाला है। वो भी किचन की तरफ लपकी। कबीर ने वो किताब गैस स्टोव पर रख दी और बस आग लगाने ही जा रहा था। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। कबीर, नहीं! आशिता ने उसे रोकना चाहा, मगर कबीर ने गैस ऑन कर दी थी। कबीर, हम आगे कुछ नहीं जान पाएंगे, ये तुम क्या कर रहे हो? आशिता गला फाड़ कर चीखी, मगर वह बेकार ही घबरा रही थी। उस किताब का कुछ भी नहीं बिगड़ा। कबीर और आशिता ने फिर पगलाई नजरों से एक दूसरे को देखा। आशिता अपनी एक उंगली फ्लेम के पास ले गई, फिर चिहुक कर वापस भी खींच ली। तो आखिर ये किताब क्यों नहीं जली? क्या सच है और क्या वहम? कबीर भारी कदमों से वहां से चला गया। वह जाकर लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गया और अपने हाथों में अपना सिर थाम लिया। आशिता भी डरती हुई गई और उसके सामने बैठ गई। कबीर, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, वो धीरे से बोली। कबीर ने सर उठाकर उसे देखा,
फिर नाराजगी से परे देखने लगा। आशिता कुछ बोलती उसके पहले ही वो बोल पड़ा। मुझे वेद के लिए बहुत अफसोस है, पता नहीं उसका क्या हुआ, आखिर उसे भी धोखा ही मिला मेरी तरह। कबीर, आशिता बोली और उसकी आंखों से 2 बूंदें लुढ़क गई। पता है आशिता, मुझे ये अजीब नहीं लगा कि तुम और वेद कभी रिलेशनशिप में थे। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि तुम्हारी जैसी लड़की ने अपने बच्चे के साथ ऐसा किया। तुमने उसे छोड़ दिया था, वेद ने उसे गोद लिया, अपनी ही बेटी को। कबीर जैसे सुलग रहा था। मेरी बात तो सुनो कबीर। अरे मुझे खुद कहाँ पता था। जब हॉस्पिटल में मुझे होश आया तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे यही बताया था कि मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। शायद वो ऐसा करके मुझे बचा रहे थे। मेरी शादी जो नहीं हुई थी तब। आशिता जल्दी से बोली। पता नहीं हम इस झमेले से कभी निकलेंगे या नहीं, मगर इतना तो तय है कि शायद अब हमारे बीच चीजें पहले की तरह नहीं रह जाएंगी। कबीर सख्ती से बोला। आशिता ने सिर झुका लिया। तुम कुछ भूल रहे हो कबीर, वो धीरे से बोली और कबीर ने भी उसे देखा। अभी कुछ ही देर पहले मुझे भी पता चला है कि मेरा बच्चा जिंदा था, वो लड़की था और अब वो मर चुकी है, बोलकर आशिता रोने लगी। कबीर को जैसे होश आया। वो ये क्या कर रहा था, किस बात पर खफा है आशिता से? क्या आज की ये रात, ये घर, ये हालात इस बात की मिसाल नहीं है कि इंसान कभी कभी बड़ी ही विचित्र परिस्थितियों में फंस जाता है जिन पर उनका कोई बस नहीं होता। वो लाख हाथ पांव मार ले, मगर इनसे निकलने की जगह इनमें और उलझता जाता है। वो उठा और जाकर धीरे से आशिता के पास बैठा। आशिता उसके गले लग गई और उसने भी उसे खुद से गले लगा लिया। उसे संभलने में थोड़ा वक्त लगा। कबीर, हाँ, अगर यह सब सिर्फ कहानियां ही हैं, तो यह हमें अफेक्ट कैसे कर रही हैं? पहले वेद का सब इंस्पेक्टर मारा गया, सांझ नाम की उस मुसीबत ने वेद को कंट्रोल कर लिया, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वेद। आगे उससे बोला नहीं गया, उसने कसकर आंखें बंद कर ली। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं हमारी जिंदगी कैसे इन कहानियों में उलझ गई। पता ही नहीं चला कि कब कहानियां पढ़ते पढ़ते हम आपस में उलझ के रह गए। कबीर परेशानी से बोला। आशिता ने सर उठाकर उसे देखा। अब यह मत कहना कि तुम उस किताब को पढ़ने जा रही हो, मुझे नफरत हो रही है उस किताब से। कबीर ने बुरा सा मुंह बनाया। जानते हो कबीर, उसी किताब में ही एक लाइन पढ़ी थी मैंने। आशिता अपनी आंखों पर आते बाल पीछे करते हुए बोली। क्या? यही कि हर ताले की चाबी ताले के साथ ही आती है, कोई भी ताला बिन चाबी के नहीं होता। फिलहाल हमारी सबसे बड़ी मुसीबत यह घर नहीं, वह किताब है जिसकी कहानियों ने हमें यहाँ बंद कर रखा है। तो इसका तोड़ भी जरूर उस किताब में ही मिलेगा। यकीन मानो, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आशिता उसे समझाती हुई बोली। कबीर ने एक लंबी सांस ली और सहमति में सिर हिला दिया। ठीक है, अब कर भी क्या सकते हैं। मैं खुश था कि वेद के रूप में पुलिस की मदद यहाँ आ गई, पर वह बेचारा भी हमारे चक्कर में मारा गया, कबीर ने कहा। आशिता उठी और कबीर को भी खींच कर उठाया। उन दोनों ने किचन से वह किताब बरामद की और वापस सियाह के कमरे में पहुंचे। यार, यकीनन वेद सही बोल रहा था, वक्त रुका हुआ है, वरना कोई लालटेन इतना कैसे जल सकती है? कबीर मेज पर रखी उस लालटेन को घूरता हुआ बोला। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कहानी पसंद आ रही हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस कहानी का मजा ले सकें।